नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बीजेपी सदर अमित शाह अपने 2 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां पर एक बड़ी रैली को खिताब किया। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी पर रोशनी भी डाली। आपको सुनवाते हैं अमित शाह के रैली की अहम बातें। आज मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर जम्मू में आया। पूरे देश को मालूम है कि आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है तो हमारे श्यामा प्रसाद जी के बलिदान के कारण जुड़ा है। श्यामा प्रसाद जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे, स्थापक अध्यक्ष रहे, और जब बंटवारा हो रहा था तब बंगाल को भारत के साथ जोड़ने का यश किसी एक व्यक्ति को जाता है तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। और रियासत के सरकारी दफातर में मुलाजिमों को वक्त का पाबंद बनाने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस नवीन कुमार चौधरी ने फौरी तौर पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के खासतौर से अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर जारी किए हैं। और इसके मुताबिक सभी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह तभी जारी होगी जब वो खुद को बायोमेट्रिक सिस्टम में नॉमिनेट कर लेंगे। इस पर मुलाजमीन और लीडरान से मिले जुले रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। 75% मुलाजिम फील्ड में काम करते हैं। आप लीजिए फूड सप्लाईज का महकमा लीजिए, फॉरेस्ट का मुलाजिम लीजिए, एग्रीकल्चर का मुलाजिम लीजिए, बिजली डिपार्टमेंट, जितने भी मुलाजिम हैं 70-80% मुलाजिम फील्ड में काम करते हैं। और जो चंद महकमे हैं जिनको चाहिए था, चाहे सेक्रेटरीट हो या अस्पताल हो या हमारा सिकम्स है, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें लगानी चाहिए, ज़रूरी है। चाहे बायोमेट्रिक हो या मैनुअल हो तो उनके लिए इसका कोई असर नहीं पड़ सकता है। अलबत्ता एक बात जरूर है कि फील्ड स्टाफ है जो फील्ड में काम करते हैं वो कैसे फिर अपनी अटेंडेंस कर दे। खासकर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जी थी बड़ी एरोगेंट हो गई थी, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है ताकि जो पब्लिक मसाइल है, जो लोगों के मसाइल है, वो मसाइल हल हो जाए। ये एक मील का पत्थर साबित होगा और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है इस स्टेप से वो एक्सपेक्टेशन पूरी दिखाई दे रही है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के मुलाजमीन में खास तौर से इस पूरे मामले में तजब्जुब पाया जा रहा है। कुछ मुलाजिम इसके हक में है, लेकिन कुछ का कहना है कि क्योंकि सीधे तौर पर ये बाहरी कुछ मुलाजिम होते हैं, जमीनी सतह पर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो ऐसे मुलाजमीन को इसमें दिक्कत आ सकती है। इधर सिविल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गुलाम रसूल से जी सलाम नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने खास बात की। गुलाम रसूल साहब, किस तरह से आप देखते हैं ये जो फैसला आया है? देखो, ये फैसला पहले से ही था, तो अब गवर्नर साहब ने इसको दोबारा एक ऑर्डर सादिर किए हैं, तो हम इसको वेलकम करते हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब हम तनख्वाह लेते हैं, हमें काम भी करना है, तो हम अदरवाइज़ भी सेक्रेटरीट में आप देखते हो हम 7 बजे 8 बजे तक बैठते रहते हैं और सुबह 9 बजे आते हैं, कहीं 8 बजे से आते हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कहीं लूप होल्स हैं उसको ठीक रहेगा और पब्लिक को एम्प्लॉयज़ जो सर्व करना है एम्प्लॉयज़ को, पब्लिक को, वो ठीक से सर्व करेगा। आपकी तरफ आना चाहेंगे, किस तरह से आप ये देखते हैं? क्योंकि मुलाजिम का दफ्तर पहुंचना पहले तो इखलाकी जिम्मेदारी थी कि उससे पहुंचना चाहे था, मशीन लगाने की जरूरत ना पड़ती। क्या माने कि जो कल जिला तरक्याती कमिश्नर ने 50 से ज़ायद अफसरान को, मुलाजिम को सस्पेंड किया, उसके बाद ये अहकाम जारी किए गए? देखिए, डिसीज़न तो बहुत बढ़िया, और जो जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने बोला कि ये डिसीज़न पहले का था, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं, जैसे आपने देखा होगा कल हमारे जहाँ पे इंटरनेट बंद था, तो अब वहाँ पे अगर आप बोलेंगे बायोमेट्रिक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा वो बायोमेट्रिक कैसे करेगा, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें इनको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है कि आज डिस्टर्ब चल रहा है जहाँ पे, तो जो आदमी अगर घर से 9 बजे निकलता, हो सकता है वो 10:30 पहुँचे। 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी डिसीजन है, देखिए अगर हम काम करते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पूरा गवर्नमेंट के साथ ताउन देना चाहिए, पूरा काम करना चाहिए, टाइम पे बैठना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। ये तो हमारी एक फंडामेंटल और एक हमारी ड्यूटी बनती है। बट
आज जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है कुछ जिलों में, अब साउथ कश्मीर में दिक्कत चल रही है, तो वहाँ पे अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस ढूंढेंगे वो मुझे नहीं लगता चल पाएगी। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप नए अहदे पर बैठे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि यंग लोग आ रहे हैं यूनियंस में, आप असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह? नहीं, बिल्कुल हम इसको वेलकम करते हैं। जो हमारे सेक्रेटरीट के यूनियन और यूनियन के प्रेसिडेंट गुलाम रसूल साहब और वाइस प्रेसिडेंट बेडी साहब ने कहा है, वेलकम करते हैं। मगर एक चीज़ है जो गवर्नमेंट ने उसमें डेडलाइन दिया है 25 तारीख तक, बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो थोड़ा डेडलाइन को थोड़ा आगे मतलब ले जाए, क्योंकि अभी इसमें बड़ा सिस्टम और बाकी सिस्टम है मतलब करना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो बायोमेट्रिक सिस्टम, जैसे बेदी साहब ने कहा इंटरनेट सिस्टम, जब डिस्ट्रिक्ट वाइज पे होता है तो वहाँ इंटरनेट सिस्टम नहीं चलेगा तो फिर बायोमेट्रिक भी नहीं चल सकता है। वो कोशिश करेंगे, मतलब गवर्नमेंट ने जो कोशिश किया है हम वेलकम करते हैं इसमें, और बाकी जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। साहब आखिर पे आपकी तरफ फिर वापस आना चाहेंगे, ये जो इंटरनेट वगैरह का मसला है, पहले शुरुआत तो करें, उसके बाद ये चीज़ें वर्कआउट की जाएंगी, एक आदत लगेगी इंसान को कि मैंने 10 बजे जाना है, 5 बजे वापस। इससे ज़रूरी है हर एक में, जैसे घर में चाहे बाहर, हर एक जगह पर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। इससे एक डिसिप्लिन आ जाएगा। बाद में छोटी चीज़ें हैं, कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ चीज़ें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो डिसीजन कोई गलत नहीं है, हमारे लिहाज से डिसीजन कोई गलत नहीं, वी अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब, ये थे सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज नॉन गेजेटेड यूनियन के सदर। इधर बीवीआर सुब्रमण्यम रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार और बीबी व्यास ने अपने अपने चार्ज संभाल लिए हैं। विजय कुमार को श्रीनगर में गवर्नर के एडवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है। कामकाज संभालने के बाद नए ओहदेदारों ने रियासत के हालात का जायजा लिया और इसके पहले विजय कुमार ने जम्मू कश्मीर रियासत के तमाम बड़े ओहदेदारों के साथ मीटिंग भी की। इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी समेत बड़े पुलिस एहलकार शामिल हुए। इधर जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा ने जुमे को ऑल पार्टी मीट बुलाई थी, जिसमें कि रियासत के हालात पर चर्चा की गई और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए रियासत के तकरीबन सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव राजभवन पहुंचे। गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद गवर्नर एनएन वोहरा ने ऑल पार्टी मीट बुलाई थी। राजभवन में हुई इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की तरफ से सभी सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव शिरकत करने पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे, जबकि पीडीपी की तरफ से पीडीपी जनरल सेक्रेटरी दिलावर मीर शामिल हुए। इसके पहले पीडीपी चीफ और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एनएन वोहरा से मुलाकात की थी। पहले साफ नहीं था कि पार्टी मीटिंग किस मसले पर बातचीत के लिए बुलाई गई है, लेकिन मीटिंग से निकलने के बाद साफ हो गया कि मीटिंग का मकसद गवर्नर रूल के दौरान रियासत में अमन के लिए कोऑपरेशन का मुतालबा करना था। दरअसल गवर्नर चाहते हैं कि सियासी पार्टियां कोई ऐसी हरकत न करें जिससे लोग भड़क जाएं और तशद्दुद हो। गवर्नर साहब ने टेक ओवर करते ही ये पहला एक गेस्चर अच्छा सा लिया था कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को बुलाया था और एजेंडा हमको पता नहीं था, बट एजेंडा के तौर पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जो हालात है और जिन सिचुएशनों में भी गवर्नर रूल लगा है, ऐसे में मुझे आप सब लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि सिचुएशन बेहतर हो। इसमें यही था कि तमाम पार्टीज को यहाँ हालात ठीक करने में सपोर्ट करने की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में हर पार्टी ने अपनी तरफ से तजावीज़ दिए कि कैसे हालात ठीक हो सकते हैं। वही पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने गवर्नर से मुलाकात कर इंतखाबात कराए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिशों का इल्जाम भी लगाया। गवर्नर साहब को यही कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना सके और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल पार्टीज का सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और चूंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां आज की मीटिंग में मौजूद थी गवर्नर साहब के समक्ष, और वहां भी ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी सरकार बनाना नहीं चाहता है। ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार को चलाना या गवर्नर रूल के माध्यम से सरकार को चलाकर आप शांति और अमन जो है वो रियासत के अंदर बहाल नहीं कर सकते। गवर्नर एनएन वोहरा को अंदाजा है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दों से अब सख्ती से निपटने वाली है। ऐसे में सियासी पार्टियां वादी में अमन कायम रखने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, जिसके इर्द गिर्द मीट का इनेकाद हुआ।
श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर जुमे को बीजेपी लीडर चौधरी लाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से रसाना मर्डर का मामला उठाया। उन्होंने कश्मीर के सहाफियों पर इस मामले में इम्तियाजी सुलूक इख्तियार करने का इल्जाम लगाया और सहाफी शुजात बुखारी के कत्ल का हवाला देते हुए हिदायत दी कि कश्मीर के सहाफियों को भी इस एक लाइन के तहत काम करना चाहिए। अब इस पर सियासत तेज हो गई। आप पहले उस बयान को सुनिए, फिर बीजेपी के सत्य शर्मा का रिएक्शन इस पर सुनवाएंगे। और आपको भी अपील है, एज ए डोगरा जम्मू के लिए आप हमेशा सारे हमारे पत्रकार, जैसे कश्मीर के पत्रकारों ने एक गलत माहौल पैदा कर दिया था उधर, अब तो मैं कश्मीर के पत्रकारों को कहूंगा कि आप भी लाइन ड्रा करिए अपनी जर्नलिज्म की, कि आपने कैसे रहना है। ऐसे रहना है जैसे वो बशारत के साथ हुआ है, इस तरीके के हालात बनते रहें। इसलिए अपने आप को संभालें और एक लाइन ड्रा करें ताकि भाईचारा ब्रेक ना हो और भाईचारा बना रहे और प्रोग्रेस होती रहे और तरक्की होती रहे। और इसी उम्मीद से हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। एक बवाल मच गया है। चौधरी लाल सिंह का जो बयान है उसको इस तरह से पेश किया गया है कि उन्होंने धमकी दी है मीडिया वालों को। इसको कितना सीरियस इशू मानते हैं अगर ऐसा है? मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि मैं अभी गवर्नर साहब की कल मीटिंग थी जिसमें पार्टी की तरफ से मुझे रिप्रेजेंट करना था, ऑल पार्टी मीट थी। मैं अभी जहाज से उतरा हूँ, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो ये ठीक नहीं है, उस पर डेफिनेटली पार्टी जो है वो चाहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से ये मांग है कि इसमें एक केस भी दर्ज किया जाए लाल सिंह के खिलाफ। मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी को हक है अपनी बात रखने का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर कहा है तो डेफिनेटली उनको हक है। क्या आप पार्टी प्रेसिडेंट के सामने इसका संज्ञान लेंगे? ऐसा है कि अध्यक्ष जी के सामने तो डेफिनेटली ये बात आई गई होगी, तो डेफिनेटली वो संज्ञान हो। सर शर्मा, जिनका कहना है कि हालांकि 23 जून का जो प्रोग्राम है अमित शाह का वो पहले से तय था, लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थन लेने के बाद जिस तरह की सूरत हाल बनी है सियासी, ऐसे में अमित शाह एक स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएंगे और लाल सिंह का जो इशू है वो भी अगर अध्यक्ष अमित शाह के संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। गांदरबल के लोगों की अगर हम बात करें तो बिजली कटौती की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों को मुनासिब बिजली फराहम करने के लिए गांदरबल के एमएलए इशफाक जब्बार ने इलाके का दौरा किया। लोगों का कहना है कि जो पावर स्टेशन लगाया गया है वो अक्सर ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली कटौती होती है। लोगों ने पावर स्टेशन के अपग्रेड करने का मुतालबा किया। बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए करीब 20 लाख रुपए की जरूरत है। और पुंछ के सरहदी इलाके के लोगों के लिए फौज की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया। एलओसी के पास चपडरिया गांव में कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने सेहत से मुतालिक चेकअप करवाए। 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड पुंछ की 22 MLI यूनिट की तरफ से खासतौर से सावजिया के सरहदी गांव चपड़रिया में फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसे 3 गांव के लोगों को इससे फायदा पहुंचा है। आपको बता दें कि ऐसा इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से आए दिन गोलाबारी होती रहती है और इस कैंप में बड़ी तादाद में लोग मेडिकल जांच कराने पहुंचे थे और मुफ्त में दवाइयां भी हासिल की। वहीं आसपास के स्कूल के तलबा ने भी कैंप में मेडिकल चेकअप करवाया और लोगों ने फौज की इस कोशिश की तारीफ की और शुक्रिया भी अदा किया। हर सहूलियत मैसर हो जाती है, हमें मेडिसिन मिल जाता है। हमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं, जो उठाने के काबिल होते हैं, उनको भी हम ला सकते हैं यहाँ और उनको भी इलाज मुआवजा हो जाता है। कैंप का सर यहाँ दूर दराज इलाका में लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। बरवकत यहाँ पे गाड़ी न होने के कारण लोग दूर दराज यहाँ से पुंछ मंडी में नहीं पहुँच सकते, इसलिए जो भाई मराठा MLI ने यहाँ पे कैंप लगा के दूर दराज के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा दिया। इससे स्कूली बच्चों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, तो इसलिए हम भाई मराठा MLI के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत होती है तो हम उसको एग्जामिनेशन करके बता देते हैं कि अगर आपको आगे और फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए या जिनका इलाज हम यहीं दवाई दे के कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर दवाई दे के ठीक कर देते हैं। और हाजीन में मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला के बाद रियासती पुलिस के SOG दस्ते और CRPF के जवानों ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि हाजीन में
खास तौर से मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला के बाद रियासती पुलिस के एसओजी दस्ते और सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी मुहिम तेज कर दी है। अब गवर्नर रूल नाफिज हो जाने के बाद और जिस तरह से हालात बने हैं वादी के, उसको देखते हुए सख्ती बरती जा रही है मिलिटेंट्स के खिलाफ। और इससे पहले गवर्नर ने तमाम सियासी जमातों को भी बुलाया था और जिस तरह से बात हुई है कि इस पूरे मामले में वो भी ताउन करें, तो बेहद सख्ती बरती जा रही है ताकि मिलिटेंट्स का सफाया किया जा सके और रियासत में गड़बड़ी पैदा करने वालों को, रियासत का माहौल खराब करने वालों को, रियासत में लोगों के जान के दुश्मन बने हुए लोगों को कहीं ना कहीं या तो सीधे रास्ते पर लाया जाए या फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो यह हाजीन की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली है। रियासती पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को घेर रखा है। तो हाजीन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का हाजीन इलाका, और यहां पहले भी मिलिटेंट्स के होने की खबरें मिलती रही हैं। यहां पर मिलिटेंट्स सरगर्म रहे हैं और अब मिलिटेंट्स के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधे तौर पर महाज खोल दिया है। जिस तरह से रमजान के बाबरकत महीने में कोशिश की गई थी कि एक तरफा सीज फायर किया जाए, लेकिन उसका माकूल जवाब दूसरी जानिब से नहीं मिला और उस दौरान भी कत्ल गारत मिलिटेंट्स की जानिब से होती रही। ऐसे में बाद रमजान इस पूरे मामले में अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी भी तरह का न समझौता करने की बात कह दी है और इस तरह के ऑपरेशन जहां पर भी मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिलती है सख्ती से उन्हें तलाशा जा रहा है। तो हाजीन की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त मुहासरा कर रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और अगर हम रियासती पुलिस की बात करें तो एसओजी दस्ते और सीआरपीएफ के जवानों ने ये तलाशी मुहिम शुरू की है। और भट्ट शहजाद इस वक्त हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर हाजीन से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, जानना चाहेंगे आपसे इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है? इमरान, ये जो हाजीन का इलाका है पिछले कई सालों से मिलिटेंसी के वाक़ा में बहुत ही आगे रहा है। आज करीबन 3:30 बजे दोपहर पुलिस, सीआरपी और 13 RR के जवान हाजिन का एक इलाका जहाँ पे उन्होंने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो वहाँ पे थोड़ी देर कॉर्डन के बाद कुछ जवान बाहर निकले तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। तो अभी तक जो खबरें आ रही है कि अभी तक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ मिलिटेंटों की छुपे होने की खबर मिली थी, तो अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। इमरान, बिल्कुल, अभी भी ऑपरेशन जारी है। और अगर हम बात करते हैं रमजान बाद की, तो बहुत तेजी से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब अपने कामों का अंजाम देना शुरू किया है और जिस तरह से मिलिटेंट्स की सरगर्मियां इस इलाके में बढ़ी हुई थी, इस कार्रवाई को देखते हुए क्या दूसरी तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और लगातार खोज जारी है उन लोगों की? बिल्कुल इमरान, जो बानीपुरा का इलाका काफी मिलिटेंसी में वाकयाओं में काफी आगे रहा है। तो इससे पहले भी यहाँ बानीपुरा के पहाड़ा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए थे और एक फौजी जवान भी शहीद हुआ था। तो अभी आज रमजान के महीने के बाद हाजिन के इलाके में पहला सर्च ऑपरेशन शुरू किया था फौज बे। इमरान जी, शुक्रिया आपका भट्ट शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका हाजीन से। तो हाजीन में इस वक्त मिलिटेंट्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि यहां पर मिलिटेंट्स के होने की खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और इस वक्त जेके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर के ये तलाशी मुहिम चला रही हैं। और जम्मू कश्मीर में अक्सर आईएस का परचम दिखता था, फिर आईएस के दहशतगर्द रियासत में होने वाले कुछ हमलों की जिम्मेदारी लेने भी लगे और वादी में लगातार पांव पसारने की फिराक में है। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि उनका पाला हिंदुस्तानी आर्मी के बहादुर जवानों से है और इसका नमूना उन्होंने अनंतनाग में दिखा दिया है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दमदारी सुनी आपने।
इसी दमदारी के भरोसे कश्मीर में हिंदुस्तानी आर्मी अपना काम करती है और दहशतगर्दों का काम तमाम करती है। आर्मी की दमदारी की पूरी पिक्चर भी देख लीजिए। तस्वीर कश्मीर के अनंतनाग से आई है। अनंतनाग में जुमे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एनकाउंटर किया। जानते हैं ये किस तंजीम के दहशतगर्द थे? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बगदादी ब्रिगेड के दहशतगर्दों का दी एंड था। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 साल से नेटवर्क बना रहे ISIS को हिंदुस्तानी बहादुरों का ये पहला जवाब था। अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ISIS के 4 दहशतगर्दों को एनकाउंटर में मार गिराया। चारों दहशतगर्द ISJK यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के मेंबर थे। और सबसे बड़ी बात, इस मुठभेड़ में ISJK चीफ दाऊद अहमद सोफी भी मारा गया। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जो इंस्पायर्ड होते हैं, उस किस्म के ये ग्रुप था दाऊद सोफी का, जो इससे इंस्पायर्ड था। ISIS के ये चारों दहशतगर्द कश्मीर के ही रहने वाले थे। ये चारों दहशतगर्द अनंतनाग के श्री गुफवारा में छिपे थे। औरंगजेब की शहादत के बाद आर्मी ने जिन टॉप 22 दहशतगर्दों की लिस्ट तैयार की थी, उनमें ISJK चीफ दाऊद सोफी भी शामिल था, जिसे हिंदुस्तानी आर्मी ने जुमे को अनंतनाग में मार गिराया। सोफी के साथ साथ आर्मी ने 3 और दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। ISIS दहशतगर्द सोफी के मारे जाने पर पत्थरबाजों ने आर्मी के जवानों पर हमला कर दिया। अनंतनाग में पत्थरबाजों ने जमकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर अब रहम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को बचाने के लिए पत्थरबाजी का काम कर रहे पत्थरबाजों से भी वही सलूक किया जाना चाहिए जो एक दहशतगर्द के साथ किया जाता है। कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जब से कार्यकर्ता नाते मेरा जन्म हुआ तब से जो वो है, वो आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब तक वो ही, ना हमने कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, ना आगे भारतीय जनता पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश है। ISIS का नाम आपके लिए नया नहीं है, लेकिन ISJK नया है। ISJK ISIS से जुड़ी एक दहशतगर्दाना तंजीम है जो कश्मीर में दहशत का कारोबार करती है। आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन है ISJK। इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को ISIS की तंजीम माना जाता है। ये दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में नौजवानों को इस्लाम के नाम पर भड़काती है। उन नौजवानों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल करती है। गुज़िश्ता साल नवंबर में जम्मू कश्मीर के जकूरा में एक दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ही ली थी। इस हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था। इसीलिए जुमे को जब अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ तो सिक्योरिटी एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि अब तक वादी में ISIS के परचम ही दिखते थे, लेकिन अब बाकायदा बगदादी ब्रिगेड के दहशतगर्द ही भारतीय फौज के सामने थे। झंडों से पहले उनकी सोच किसी हद तक आ गई थी, उसके बाद उनके झंडे आने शुरू हुए, अब आतंकी आए हैं। अब अगर इसको एकदम जिस तरह से आज खत्म किए गए ऐसे नहीं किया गया तो कश्मीर की जो बची कुची जन्नत है उसको वो सीरिया और इराक की तरह बर्बाद करके छोड़ देंगे। मुल्क और आवाम को अपनी जाबाज फौज पर भरोसा है। बगदादी हो या हाफिज सईद, कश्मीर के आस्तीन में दहशत के नाकाओं का एक भी सांप नहीं पलने देंगे। हर दहशतगर्द को जहन्नुम पहुंचा कर रहेंगे हिंदुस्तान के शूरवीर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। लश्कर तैयबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ललकारा है और लश्कर की एक मैगजीन में लश्कर का तर्जुमान कह रहा है कि यह साल कश्मीर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुश्किल होने वाला है और वादी में एक बार फिर दहशतगर्दों ने अपनी हरकत से मौत को
दावत दे दी है। शायद उन्हें नहीं पता है कि इस बार उनका खात्मा करने के लिए स्पेशल ब्लैक कैट कमांडो लगाए गए हैं। काले लिबास में दहशतगर्दों की मौत। मिशन कश्मीर पर हिंदुस्तान के ब्लैक कमांडो। अब नो इफ नो बट, फैसला ऑन द स्पॉट। कश्मीर में ऑपरेशन मोस्ट वांटेड की गवाह हैं ये तस्वीरें। कल तक वादी में दहशत का चेहरा था हिजबुल का कमांडर सब्जार बट, वही सब्जार जिसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और अब टीवी स्क्रीन पर जिन दहशतगर्दों की तस्वीर आप देख रहे हैं, अगला नंबर उनका है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कमांडो के टारगेट पर हैं ये 10 मोस्ट वांटेड दहशतगर्द और इनके सफाई के लिए दिल्ली से एनएसजी के ब्लैक कमांडो को भेजे जाने की हरी झंडी मिल चुकी है। ब्लैक कमांडो कैसे इस टारगेट 10 पर काल बनकर टूटेंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले चीते की चाल वाले इन ब्लैक कमांडो के बारे में जान लीजिए। एनएसजी के इन ब्लैक कैट कमांडो के मॉडर्न हथियारों और निशाने से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये कमांडो जहां उतरते हैं जमीन हिल जाती है और मुल्क के दुश्मन कांप उठते हैं। ये पलक झपकते ही कर देते हैं दुश्मनों का काम तमाम। मरकजी हुकूमत ने वादी में हालात को देखते हुए एनएसजी के इन ब्लैक कमांडो को जम्मू कश्मीर में उतारने का फैसला किया है। इन कमांडोज को आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काउंटर मिलिटेंसी में लगाया जाएगा। एनएसजी को श्रीनगर में इसलिए लाया गया है कि अगर जरूरत पड़े, कोई ऐसा हादसा हो जाए जैसे को होस्टेज ले लेते हैं या अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी बस को कब्जा कर लेते हैं या किसी होटल पे कब्जा के अंदर होस्टेज ले लेते हैं, इस प्रकार के कई सिनेरियो होते हैं। जब थ्रेट परसेप्शन की एनालिसिस की जाती है तो कई थ्रेट्स जो हैं वो सामने नजर आती हैं। तो उन थ्रेट्स को मीट करने के लिए, उनको थ्रेट्स के ऊपर काबू पाने के लिए जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसके लिए एनएसजी, वो भी श्रीनगर में प्रिपरेशन कर दी गई है क्योंकि उनके आने जाने में जो वक्त है वो ना लगे। दूसरा, ये कमांडोज ऐसे हैं कि ये कहीं पे भी किसी वक्त भी किसी मौसम में इमीडिएटली वहाँ ये हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए जा सकते हैं, जहाँ पे भी उनको पता लगे कि मिलिटेंट्स हैं या मिलिटेंट्स का कोई गुट है तो उसी टाइम ये वहाँ आ सकते। दुश्मनों का मुकाबला चाहे हवा में करना या पानी की गहराई में छिपकर हमला करना हो, जमीन पर दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारना हो या आग की लपटों के बीच मुल्क के दुश्मनों का सफाया करना हो, ये कमांडोज हर मुश्किल हालात के लिए तैयार रहते हैं। एनएसजी की टीम में दूर से मार करने वाले स्नाइपर के अलावा क्लोज कॉम्बैट टीम के जवान भी शामिल होते हैं। ये सभी जवान बेहद मॉडर्न हथियारों और इक्विपमेंट से लैस होते हैं। ऑपरेशंस के वक्त ये कमांडो MP5 सब मशीन गन, स्नाइपर राइफल, वॉल पेनिट्रेशन राडार, ग्लॉक पिस्टल और C4 एक्सप्लोसिव से लैस होते हैं। यही नहीं, एनएसजी की क्रैक टीम में दूर से मार करने वाले स्नाइपर शामिल होते हैं, जिसकी वजह से कोलैटरल डैमेज यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ नुकसान का खतरा बेहद कम हो जाता है। यानी वादी में मुल्क के वो जवान उतरने वाले हैं जिनके आने के बाद दहशत के टारगेट 10 का जहन्नुम जाना तय मानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अमरनाथ यात्रा के पेश नजर तमाम तरह की तैयारियां जोरों पर है। अमरनाथ गुफा के लिए जाने वाले रास्ते को साफ रखने और यात्रियों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए डिपर सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। माहिर माहौलियात, अगर हम बात करते हैं माहौलियात की, तो इंतजामिया के इस कदम को एक बेहतरीन शुरुआत करार दे रहे हैं। और गोडोइन के गोबर से यात्रियों को शदीद मुश्किलात का सामना और संगीन बीमारियों का खदशा बना रहता था। गोडोइन डिबर लगाने से बीमारियों से बचने के साथ साथ मुश्किलात पर भी काबू पाया जा सकेगा। अमरनाथ जी यात्रा 28 को शुरू होने जा रही है एंड इसमें सबसे जो बड़ा है कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। एंड एनवायरनमेंट अगर प्रिजर्व कर सकते हैं देन वी कैन से कि हम कुछ कर सकते हैं अपने इस चाहे यात्रा के लिहाज से या कहीं टूरिज्म डेस्टिनेशन को प्रिजर्व करने में। तो इसमें हमने बहुत पहले हमने सोचा है कि चैलेंज है हमारे पास जो पानी का जो ड्रॉपिंग्स रहता है तो वो ऑल अलॉन्ग द ट्रैक रह जाता है एंड उससे एक सफोकेशन हो जाती है, एक हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है एंड जो हमारे यात्री साहिबान हैं उनको भी बड़ी तकलीफ हो जाती है। एंड या ये भी होगा कि स्कोप भी है कि हमने शायद और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। हमने किसी एक डिज़ाइन के हिसाब से बना दिया, शायद उस डिज़ाइन में हमने चेंज करनी पड़ेगी, या हमने कोई एक मटेरियल लिया है, शायद इस मटेरियल में हमने कुछ और मटेरियल चेंज करना है, या हमने ये लग रहा है कि एक कॉफ़ी है एक ट्रैक के लिए, कहीं ऐसा न हो को दो होना चाहिए सो दैट एक वन वे एक वन वापस। मतलब बहुत सारे सवाल उठेंगे वंस इसको हम अप्लाई करेंगे ऑन ग्राउंड। देन जितने हमें क्वेश्चंस आएंगे तो उतने क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि हर किसी को कैसे कैसे हम अपनी तरफ से जो भी हमें लगे कि कैसा उनको रिजॉल्व करें, कैसे सोल्यूशन निकाल देंगे। और पत्थरबाजों को समझाने के लिए आर्मी कश्मीर में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और हाल ही में आर्मी के एक ऑफिसर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो कुछ लोगों को समझा रहे हैं। वीडियो के मुताबिक कुछ लोग आर्मी के पास शिकायत लेकर आए हैं। ऑफिसर लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को तशद्दुद और पत्थरबाजी करने से रोकें। और वो आगे ये भी कहते हैं कि मिलिटेंट्स आपके लोगों को और आपके बच्चों को मार रहे हैं, हम यहां आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। अगर प्रूफ मिलेगा तो यहाँ गोली मार देना चारों पर। और आपको एग्जैक्टली पता है, और आपको एग्जैक्टली पता है ये भी आपको यही चीज ना, आप ये बयान किसी मिलिटेंट के आगे नहीं कर सकते हो जो बयान आप इंडियन आर्मी के आगे कर रहे हो। आप अगर मिलिटेंट को बोलोगे ना गोली मारना, वो गोली मारेगा। आपको पता है कि मेरे को आप बोलोगे गोली मारना, मैं कभी नहीं मारूंगा, ये भी आपको पता है। इसीलिए आप बुलंद आवाज सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पे सीओ कुछ औहदे के लिए बनाऊं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, पूरे कुलगाम की जिम्मेदारी है, और मैं नहीं चाहूंगा एक भी निर्दोष मारा जाए। कल किला में एक निर्दोष मारा है और आर्मी ने नहीं मारा है, उसको मिलिटेंटों ने मारा है। उसको पूछा तक नहीं, मौका तक नहीं दिया। 5 बच्चे उसके घर पे, आप लोग अपने बच्चों के लिए आए हो ना, 5 बच्चे उसके यतीम हो गए। तो आप किसकी बात, कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हो यार? मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मारने वाला कोई और है और मेरे पास सिफारिश लेके आ रहे हो। आपके बच्चे पुलिस के हाथ में चले गए ना, बच गए वो, मान लो ये बात मेरी। यहीं पे अगर पत्थरबाजी में आ जाते और मेरे खुदा ना खास्ता अगर मेरे जवान ने गोली चला दी होती ना, तो यहाँ पे नहीं आते, फिर मातम मना रहे होते। आप खुश मनाओ कि पुलिस ने उठा के लेके गया है, अभी मौका है, अमनू में जाओ, वहां से जो भी बात करनी आप करवा के आओ। मेरे तरफ से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, किसी को भी। अगर प्रूफ मिलेगा तो यहाँ गोली मार देना चारों पर। और आपको एग्जैक्टली पता है, और आपको एग्जैक्टली पता है ये भी आपको यही चीज ना, आप ये बयान किसी मिलिटेंट के आगे नहीं कर सकते हो जो बयान आप इंडियन आर्मी के आगे कर रहे हो। आप अगर मिलिटेंट को बोलोगे ना गोली मारना, वो गोली मारेगा। आपको पता है कि मेरे को आप बोलोगे गोली मारना, मैं कभी नहीं मारूंगा, ये भी आपको पता है। इसीलिए आप बुलंद आवाज सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पे सीओ कुछ औहदे के लिए बनाऊं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, पूरे कुलगाम की जिम्मेदारी है, और मैं नहीं चाहूंगा एक भी निर्दोष मारा जाए। कल किला में एक निर्दोष मारा है और आर्मी ने नहीं मारा है, उसको मिलिटेंटों ने मारा है। उसको पूछा तक नहीं, मौका तक नहीं दिया। 5 बच्चे उसके घर पे, आप लोग अपने बच्चों के लिए आए हो ना, 5 बच्चे उसके यतीम हो गए। तो आप किसकी बात, कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हो यार? मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मारने वाला कोई और है और मेरे पास सिफारिश लेके आ रहे हो। आपके बच्चे पुलिस के हाथ में चले गए ना, बच गए वो, मान लो ये बात मेरी।
यहीं पे अगर पत्थरबाजी में आ जाते और मैंने खुदा ना खास्ता अगर मेरे जवान ने गोली चला दी होती ना, तो यहाँ पे नहीं आते, फिर मातम मना रहे होते। आप खुश मनाओ कि पुलिस ने उठा के लेके गया है, अभी मौका है, अमनू में जाओ, वहां से जो भी बात करनी आप करवा के आओ। मेरे तरफ से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, किसी को भी। इधर अवाम और आर्मी के दरमियान हमआहंगी के लिए फौज की जानिब से हंदवाड़ा के शेखुल आलम एनवायरमेंटल अवेयरनेस सेंटर में ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया। रमजान और ईद की मुबारकबाद पेश करना और इत्तेहाद का पैगाम देना इस तकरीब का मकसद था। 7 RR कैडर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस तकरीब में कई बड़े फौजी अफसरान के साथ साथ मीडिया और इंतजामिया के लोगों ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोगों को आपसी भाईचारे का पैगाम दिया गया। अमरनाथ यात्रा की हिफाजत के मद्देनजर यात्रा में शामिल होने वाली गाड़ियों में ट्रैकिंग चिप लगाने का फैसला किया गया है। अगले हफ्ते से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के दौरान हिफाजती इंतजामात को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। दहशतगर्दाना हमले के अलर्ट को देखते हुए अमरनाथ यात्रा में शामिल गाड़ियों पर एक ट्रैकिंग चिप लगाई जाएगी ताकि उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी लगातार मिलती रहे। इस ट्रैकिंग चिप की मदद से जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में मदद पहुंचाई जा सकेगी। हमें जल्दी अमन लाना चाहिए और कश्मीर की खुशहाली वापस लानी चाहिए। और अमरनाथ यात्रा सिर्फ फोर्सेस की जिम्मेवारी नहीं है, हर शहरी की जिम्मेवारी। अमरनाथ यात्री वाहनों के लिए पठानकोट के साथ लखनपुर बैरियर पर खास कैंप लगाया जाएगा। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में दूसरा बड़ा टैगिंग पॉइंट होगा। इसके अलावा जम्मू के टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगाने के इंतजामात होंगे। मैं इस कारण आया हूँ सीईओ साहब के साथ देखने के लिए कि तैयारी हमारी कितनी होगी और कितनी रहती है और कोई कमी तो नहीं है, अगर है तो समय से पूरी करनी। 28 जून से शुरू हो रही 60 दिन की अमरनाथ यात्रा 26 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पूरी दुनिया में मशहूर कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में 75 साला सयाह की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 75 साला सयाह लक्ष्मण ओले महाराष्ट्र से गुलमर्ग घूमने आए थे, तभी अचानक उनको दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उनको पीएचसी गुलमर्ग लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मौत के बाद उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टनमर्ग भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को उनके अहल खाना को सौंप दिया गया। हमारे मतलब रिलेटिव है दूर के, इनके साथ में घूमने आए थे यहाँ, इनकी लड़की भी साथ में आई थी। हम 15 लोग का टूर था पूरा, 15 लोग आए थे साथ। यहाँ के लोकल्स के बारे में पुलिस ने क्या किया आपके लिए? जी, पुलिस ने भी हमारे लिए देखो काफ़ी मदद की हमारी। यहाँ पर सारी सुविधा इन्होंने करके दी पूरी। यहाँ से ले जाके, यहाँ से लेके हमको बोले घर तक आपकी सुविधा पूरी करके देंगे, तो सारी मेहनत इन्होंने की। तो जब यहाँ पर हॉस्पिटल में इनको लाया गया, ये हमें लगा कि ये ब्रॉड डेड ही है, तो बाद में हमने इनको रिससिटेट किया, जिसको CPR हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन की। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके साथ में ही हमने ECG भी किया, जो कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था। फिर हमने दोबारा रिससिटेट किया, दोबारा ECG किया, कोई एक्टिविटी नहीं आई, तो हाँ, हमने बॉडी को डिक्लेयर डेड किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। और जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज होते ही अपोजिशन पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसकी वजह आज जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक रोजा डेलीगेट इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें जिला कठुआ के कई कारकुनों ने हिस्सा लिया। इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर MLC बलवीर सिंह मौजूद रहे। उन्होंने गवर्नर से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी और PDP का ये सियासी ड्रामा खत्म करें और सरकार को बर्खास्त करें, ताकि अगले 6 महीने में हालात को सुधार करके इलेक्शन कराए जा सके। आपने इसको डिसॉल्व करना चाहिए था पहले दिन ही। जब आपने गवर्नर रूल लगाया तो बुला के उनको कहते हैं भाई ये यहाँ सरकार, अगर आपको ये
आपको ये पूरा पता है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार को ये विश्वास है कि ये सरकार विफल रही है, फिर उसको मौका क्यों दिया इसको चलाने का? ये क्यों नहीं इसको डिसमिस कर रहे हैं? गवर्नर साहब को हम अपील करेंगे, इस सरकार को डिसमिस करो, हॉर्स ट्रेडिंग बंद करो, किसी के साथ मत मिलो। कोई इनके मिलने के लिए तैयार नहीं है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ मिलने को तैयार है, ना कांग्रेस मिलने को तैयार है। आज आके यही दो जमातें हैं। और श्रीनगर में बीजेपी यूनिट हेडक्वार्टर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया और उनकी तस्वीर पर गुलपोशी के दौरान बीजेपी के रियासती तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और जिला बीजेपी सदर राजा अल्ताफ भी मौजूद रहे। राजा अल्ताफ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अजीम शख्सियत करार दिया, तो वहीं पार्टी के जिला सदर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि रियासत में मिलिटेंसी बढ़ने की वजह से बीजेपी को पीडीपी से अलग होना पड़ा ताकि कश्मीर को फिर से जन्नत बनाया जा सके। बताएं आज के दिन के। मैं आरिफ राजा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर। आज हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज ही के दिन वो उनको शहीद कर दिया गया था और इस विषय पे आज हमने यहाँ उनकी शहादत पे ये प्रोग्राम रखा था। तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है देश के लिए, जिनका एक ही नारा था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो उसी विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। प्रीवियस गवर्नमेंट थी, आज से 4-5 दिन पहले बीजेपी का पुल आउट करना, उसके पीछे एक काज था, उसके पीछे एक मकसद था कि यहाँ की जो हालात थी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, चाहे मिलिटेंसी, वो इस हद तक बड़ी थी कि जो कश्मीर के लोग हैं वो इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे थे। गुज़िश्ता 6 महीनों से लगातार धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज एसडीएम ऑफिस डूरू से लेकर सीडीपीओ ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कारकुनों ने अपने जायज मुतालबात को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। कारकुनान ने ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी बंद कर दी और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो अपना धरना जारी रखेंगे। इसके बाद डूरू के नायब तहसीलदार ने मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश की, लेकिन आंगनवाड़ी कारकुनों ने उनकी एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़े रहे। इसके बाद एसडीएम अब्दुल रशीद मीर की यकीन दहानी के बाद एक तरफ का रास्ता खोला गया और दूसरी जानिब समाजी कारकुनों ने आंगनवाड़ी कारकुनों की हिमायत करते हुए कहा कि गवर्नर उनके जायज मुतालबात पर गौर करें और जल्द से जल्द हल करने की भी कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें। सरकारी दफातर में काम को लेकर के लाहे अमल को पाबंद करने के लिए डीडीसी कुलगाम सज्जाद हुसैन ने तमाम जिला और सेक्टोरियल अफसरान के साथ मिनी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग ली। मीटिंग में एडिशनल डीसी एसीआर, सीपीओ, एडीएम, एसडीएम और नूराबाद तहसीलदार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीडीसी ने तमाम अफसरान को दफ्तर में और हेडक्वार्टर में मुस्तैद रहने की हिदायत दी। ऑल इंडिया 14वां गुफरान मेमोरियल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2018 का आगाज हो गया है। राष्ट्रीय राइफल्स के इश्तराक से यंग स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम में टूर्नामेंट का आगाज किया गया। डीडीसी डोडा भवानी रकवाल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत और टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसएसपी डोडा मोहम्मद शब्बीर समेत कई फौजी अफसरान भी मौजूद रहे। इंतजामिया की माने तो इस टूर्नामेंट में पूरी रियासत से करीब 64 टीमों ने हिस्सा लिया है। पिछले 14 बरसों से हो रहे इस टूर्नामेंट में कई मशहूर इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और गुलमर्ग का मतलब होता है फूलों की वादी। फूलों की वादी की सैर करने के लिए मुल्क भर से सयाहों का आना जारी है और दरअसल मुल्क के दूसरे हिस्सों में पड़ रही शदीद गर्मी की वजह से लोग कश्मीर की सर्द वादियों का रुख कर रहे हैं और यहां पर आकर के सयाहों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं सयाह यहां की खूबसूरती देखकर फूले नहीं समा रहे। तो आप गुलमर्ग की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुल्क के बाकी हिस्सों में या तो बहुत तेज बारिश हो रही है या फिर गर्मी का मौसम है, अभी भी गर्मी पड़ रही है, उमस वाली शदीद गर्मी। ऐसे में लोग जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और खास तौर से गुलमर्ग यानी फूलों की वादी का रुख करते हैं, जहां पर लोगों को बेहद सुकून मिल रहा है। और कश्मीर के हालात जो भी हों, लेकिन सयाह यहां पर महफूज हैं और बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। अभी भी यहां की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं और लोग इनको भरपूर एंजॉय कर रहे हैं और यहां पर आकर के वाकई वो कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, इस जमीन की जन्नत है, इस दुनिया की जन्नत अगर कोई है, अगर कहीं है तो वो है कश्मीर। बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऑलमोस्ट इंडिया के सारे हिल स्टेशन घूम चुके हैं, मनाली, सिक्किम,
एवरीथिंग साउथ में सब जा चुके हैं, यहाँ जैसा एक्सपीरियंस और कहीं नहीं है। मतलब अल्लाह सबको मतलब खैरियत रखे। हम लोग मतलब आएंगे, अभी फैमिली को लेके दोनों ही आए थे, अभी फैमिली को लेके भी नेक्स्ट ईयर आना है, क्योंकि मन में जो हम लोग सुनते हैं कि मतलब ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ नहीं है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। कैसा लगा मतलब बता नहीं सकते हैं। आप देख रहे हो आइस, ऐसे लग रहा है ये घर ले जाए। हमको कभी आइस नहीं मिला वहाँ पे, अभी तक इतना उम्र हो गया, लेकिन आज आइस देख रहा हूँ ना तो बहुत खुशी हो रही है। मैं तो बोलती हूँ इधर रहना बहुत खुशनसीबी है, बहुत अमेजिंग है। इधर आओ देखो, जन्नत इधर ही है। ये जो प्लेस है ना, क्या बोलूँगी, मैं तो इधर ही रह जाऊंगी। मैं तो मेरा कलकत्ता में नहीं जाऊंगी, मेरा तो उधर का क्या बोलूँ, कुछ याद ही नहीं रह रहा है। मैं तो इधर ही रह जाऊंगी, मेरे यही मन कर रहा है। तो बेहद खुश हो जाते हैं सयाह कश्मीर आकर के। और बात करते हैं पुंछ के सूरनकोट इलाके की, जहां पर एक शिव मंदिर की देखभाल मुसलमान करते हैं। जी हां, हिंदू मुस्लिम एकता की ये शानदार मिसाल है। देखिए ये रिपोर्ट। पुंछ शहर से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर मुगल रोड पर वाक़े भगवान शिव का ये मंदिर तारीखी है। इस मंदिर पर हमेशा दहशतगर्दाना हमले का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। दरअसल मंदिर के आसपास एक भी हिंदू कुनबा नहीं रहता। ऐसे में मंदिर की देखरेख मकामी मुसलमान ही करते हैं, और यही बात दहशतगर्दों को नागवार गुजरती है, क्योंकि वो अमन नहीं चाहते। हर साल की तरह इस बार यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू से, दिल्ली से, पंजाब से, राजौरी से, मेंढर से, पुंछ से। और आप ये भी लोगों की आस्था का आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि हालांकि इस एरिए को काफ़ी अरसे से एक थ्रेट भी है, सिक्योरिटी परसेप्शन है, फिर भी लोग उस बात की न परवाह करते हुए ये जो शिव का यहाँ प्राचीन स्थान है, इस पर यहाँ हाजिर होकर बाबा के सामने अपनी दुआएं करते हैं, बाबा से अपनी मुराद हासिल करते हैं। धार्मिक दृष्टि से कौन सा विचार करें तो बहुत बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। और जो यज्ञदान तप जो 3 स्तंभ माने जाते हैं धर्म के, उस क्षेत्र से यहाँ पे लोगों का बड़ा भाईचारा भी है आपस में। इर्द गिर्द के यहाँ मुस्लिम परिवार भी हैं, वो भी सहयोग करते हैं, वो भी बाकी हिंदू परिवार भी हैं। हिंदू तो यहाँ बहुत कम ही रह गए इस क्षेत्र में, स्थानीय खाली बचा है यहाँ पे। तो वैसे तो सौहार्दता है, देखने में सभी लोग आकर के सहयोग करते हैं। आपसी भाईचारे की जहाँ तक बात है तो हम तो बेसिकली यहाँ के रहने वाले हैं। आप तो जम्मू सेटल हैं, जम्मू से हर साल हम यहाँ आते हैं। आपसी भाईचारे की मिसाल तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए यहाँ की हम दे सकते हैं कि जिस तरीके से बड़ी दूर दराज एरिया में ये मंदिर स्थित है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर स्थित है, और कल के हम यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग है। इस तारीखी मंदिर में हर साल भंडारा किया जाता है। भंडारे में हिंदू और मुसलमान दोनों शिरकत करते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। आज इसको देखते हैं कि ये एक वो मकाम बन चुका है कि जिसको देखने के लिए दिल्ली का आदमी आता है, राजौरी का आता है, पुंछ का आता है, जहाँ जहाँ भी लोग सियातौर भी आते हैं और मंदिर की पुजारी पूजने के लिए भी आते हैं। तो हमें खुशी है, हम मुसलमान ज़्यादा हैं इधर, हिंदुओं पर बस्ती कम है, लेकिन हम ये कहते हैं ये मंदिर हिंदुओं का नहीं है, ये मंदिर हमारा है। असी इसके जदों का मंदिर बनया था, अदों का जनाब इसकी देखभाल जी भी है असी करते हैं, क्योंकि इतने पापलाइन ज़्यादा मुसलमानों की है। इंशाअल्लाह असी इस वे भी खिदमत कर रहे हैं जिस तक साडा कम चल रहा। तो बाकी ये है कि जदों एमरजेंसी पे अदों भी इसने असा बहुत बचाव किया। मैं बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ यहाँ के ममदन लोगों को कि जिन्होंने छाना के छाना मुसीबत में भी मेरा साथ दिया लेकर। खासकर ये पड़ोसी नंबरदार हैं, इन्होंने जो कुछ किया मैं क्या बता सकता हूँ। इन्होंने बहुत किया लेकर, इनके बच्चों ने भी बहुत किया लेकर, सब गाँव वालों ने किया लेकर, सब गाँव वालों ने किया लेकर, मैं धन्यवाद करता हूँ इनका। तारीखी मुगल रोड पर 8600 फीट ऊंचे रतन शिखर की पहाड़ी पर इस मंदिर का ये नजारा देखते ही बनता है, जो बेहरमाला गांव का हिस्सा है। बेहरमाला पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव है, और यही वो मंदिर है जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। मंदिर 400 साल पुराना है और सदियों से इस मंदिर की देखरेख यहाँ के मकामी मुस्लिम लोग करते हैं। मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए जम्मू, पंजाब, दिल्ली, राजौरी, पुंछ, राजस्थान से अकीदतमंद यहाँ आते हैं। रमेश बाली की रिपोर्ट, जी मीडिया, पुंछ।
तो हमारे जम्मू कश्मीर में कौमी यकजहती का माहौल यूं ही बना रहे और आप देखते रहिए लेकिन जी सलाम।